प्रिय छात्रों, पिछले सत्र में हमने कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय की शुरुआत की थी और भौतिक विज्ञान के जो हमारा भौतिकी भाग 1 जो पुस्तक हमारी है उसमें कौन कौन से अध्याय हैं इनको हमने जाना था और विज्ञान क्या है, विज्ञान की अवधारणा और परिभाषा को हमने समझा था। आज हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। जो पहली पाठ्य पुस्तक है या हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की पुस्तक का जो पहला भाग है फिजिक्स पार्ट 1 या भौतिकी भाग 1, उसके पहले अध्याय की शुरुआत हम कर चुके हैं। उस अध्याय का नाम है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक जगत के अंतर्गत हमने विज्ञान को समझने का प्रयास किया था कि विज्ञान क्या है और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि विज्ञान क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान है। मैंने पहले भी कहा था कि विज्ञान के निष्कर्ष सटीक होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। उनमें कोई चमत्कार की या किसी संयोग की कोई बात नहीं होती है कि बाई चांस ऐसा हो गया। हम कई बार दैनिक जीवन में बोलते हैं कि ऐसा संयोगवश हो गया या बाई चांस ऐसा हो गया। विज्ञान में ऐसा नहीं होता। एक परिभाषा आई भी थी कि पुनः दोहराए जा सकने वाले तथ्यों का प्रेक्षण और व्याख्या प्रस्तुत करने वाला विषय विज्ञान होता है। तो विज्ञान जो है एक सटीक, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान है। लेकिन क्या विज्ञान के सिद्धांत वो सदैव एक समान रहते हैं या उनमें कोई परिवर्तन होता है, या वैज्ञानिक जानकारियां जो हमें हैं क्या उनमें भी कोई परिवर्तन हो सकता है? तो यहां पर हम इसका जवाब देंगे कि हाँ, जानकारियों में या सिद्धांतों में समय समय पर परिवर्तन या परिमार्जन हो सकता है। विज्ञान जो है सदैव गतिशील रहता है, स्थिर नहीं रहता है। विज्ञान एक गतिशील विषय है। जैसे जैसे हम नई खोज करते रहते हैं, नई जानकारियां मिलती हैं, वैसे वैसे नए सिद्धांत भी जन्म लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि शुरुआत में जब पृथ्वी और सूर्य की आपेक्षिक स्थिति का वर्णन किया जाता था तो यह माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, जिसको पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत बोलते थे। फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि यह माना जाता था बहुत अर्ली एज में, बहुत प्राचीन समय में, कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। आप अगर दैनिक जीवन में अनुभव करें तो हमें भी ऐसा ही लगता है। आप अपने घर में सुबह घर से बाहर दरवाजे के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सूरज पूरब की ओर से निकल आया। आपके घर भी वही है, आपके घर का दरवाजा भी वही है और आप भी घर में ही हैं, लेकिन सूरज अपने आप आपको ऐसा प्रतीत होता है कि शाम को वो चलते चलते कहां चला गया, पश्चिम में पहुंच गया। तो ये जो प्रेक्षण है, इस तरह का जो अनुभव है, इसके आधार पर शुरू में ये मान लिया गया था कि पृथ्वी तो स्थिर है और सूर्य ही गतिमान है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है या चल रहा है। लेकिन बाद में जब नई खोज हुई, नई जानकारी विस्तार हुआ, नए प्रयोग हुए, उसके आधार पर सूर्य केंद्रित सिद्धांत सामने आया और असलियत पता लगी कि क्या है कि सूर्य स्थिर है बल्कि पृथ्वी ही उसके चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी नहीं बल्कि अन्य ग्रह भी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस सिद्धांत को कहा गया सूर्य केंद्रित सिद्धांत।
तो अगर बात करें प्राचीन काल में विज्ञान की, तो प्राचीन काल में उस समय विज्ञान के आधार पर यही कहा गया था कि सूर्य तो क्या है, चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी स्थिर है। और वर्तमान काल में हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध हो गई है वो क्या है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो यह है विज्ञान की गतिशीलता। यहां पर जो लिखा है कि विज्ञान गतिशील विषय है, उसका तात्पर्य यही है कि विज्ञान के सिद्धांत या विज्ञान के जो तथ्य हैं वो नई जानकारियों के, नई खोजों के और नए सिद्धांतों के आधार पर परिवर्तित भी होते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे परमाणु का मॉडल की हम बात करें तो सबसे पहला परमाणु मॉडल जो जे जे थॉमसन ने दिया था, उन्होंने कहा था ये परमाणु क्या है, एक तरबूज की भांति होता है, जिसमें जो तरबूज का गूदा है वो धनावेश है और जो काले काले उसमें तरबूज के बीज जो होते हैं उस प्रकार उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आज जो हम नया आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़ते हैं वो उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जानकारी में, हमारी खोजों में विस्तार होता गया, हमें नई नई जानकारियां मिलती गई, तो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत या विज्ञान के तथ्य भी उसी हिसाब से बदल गए। तो यहां पर विज्ञान को गतिशील विषय कहने का तात्पर्य यही है कि विज्ञान लकीर का फकीर या पत्थर की लकीर नहीं है, एक बार जो कह दिया वही होगा। अगर हमें नई जानकारी, नया तथ्य या नई कोई पुष्ट प्रमाण मिल जाता है तो विज्ञान के तथ्य परिवर्तित हो जाते हैं या हम उसको जोड़ देते हैं पुराने तथ्यों के साथ, और पुराने तथ्यों को उसके आधार पर बदल भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान के बारे में तो हमने काफी चर्चा कर ली। विज्ञान क्या है, कैसा विषय है, और हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान के अंतर्गत वो है हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान क्या है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हाई स्कूल में यानी कक्षा 10 तक हमने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनको, इनकी अलग अलग, हमें ये तो पता लग गया था कि ये तीनों विषय क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इन सबको हमने एक विषय विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं क्या है, ये तीनों विज्ञान की क्या है, तीन शाखाएं हैं। इसके अलावा भी विज्ञान की और शाखाएं होती हैं। आपने सुना होगा कृषि विज्ञान का नाम सुना होगा, और भी अन्य प्रकार की शाखाएं होती हैं। यहां पर हम उनकी चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं। हमें केवल ये यहां पर देखना है कि हमने जो विज्ञान की तीन शाखाओं का अध्ययन एक ही विषय के अंतर्गत किया था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का, हम उसे विज्ञान यानी साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे थे। अब हमारे पास जो इसकी एक शाखा है भौतिक विज्ञान, वो एक अलग विषय के रूप में आ गई है। अलग विषय में के रूप में इसको लेने का जो कारण है वो ये है कि हमने इनका अध्ययन अब विस्तार से करना है। तो हम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान की कि भौतिक विज्ञान है क्या। तो जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान या भौतिकी भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम फिजिक्स, अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS। ये फिजिक्स क्या है? ये जो फिजिक्स शब्द है हमारा, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रकृति यानी नेचर। तो
भौतिकी को फिजिक्स क्यों कहा गया या भौतिकी को प्रकृति से क्यों जोड़ा गया? तो हम यहां पर कह सकते हैं कि भौतिकी जो हमारा विषय है या भौतिक विज्ञान जो विषय है, इसका संबंध सीधे सीधे हमारे नेचर यानी हमारी प्रकृति से है, और प्रकृति में हमारा पूरा भौतिक जगत से। भौतिकी का हम कह सकते हैं कि भौतिकी का जो रिलेशन है, भौतिक विज्ञान का संबंध पूरे भौतिक जगत, जो प्रकृति के लिए हमारा एक व्यापक शब्द में ले रहा हूं यहां पर, भौतिक जगत के अध्ययन से है। इसीलिए आपका जो पहला अध्याय है उसका नाम भी क्या दिया गया है? भौतिक जगत। अब हम देख रहे हैं कि जब इसका अध्ययन भौतिक जगत के अध्ययन से है तो ये क्या करेगा? इसके अंतर्गत हम प्रकृति का और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं, हम क्या करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं। आपने देखते होंगे प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इंद्रधनुष बन रहा है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसका अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आप देखेंगे, आपने धूप में कपड़े सुखाने डाल दिए और थोड़ी देर में कपड़े सूख जाते हैं। वो कपड़े क्यों सूख रहे हैं, उनके पीछे कौन सा सिद्धांत है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है, इसका अध्ययन भी हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। अब ये जब प्रकृति में जो घटनाएं हो रही हैं या जो रूपांतरण हो रहे हैं, ये क्यों होते हैं? तो ये कोई भी घटना होगी, उसमें क्या होगा? या तो वो द्रव्यमान से संबंधित होगी, उसमें द्रव्य का रूपांतरण हो रहा होगा, ऊर्जा का हो रहा होगा, या इनमें संबंधों का हो रहा होगा। तो द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण का मतलब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। इन सब इनका अध्ययन भी हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की अगर कोई कहे कि निश्चित परिभाषा क्या है, तो भौतिक विज्ञान की एक निश्चित परिभाषा लिखना संभव नहीं है और लिखना उचित भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है? वह विज्ञान है जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, ऊर्जा रूपांतरण और कार्य आदि का अध्ययन करते हैं। यहां पे जो कार्य है, कार्य ऊर्जा की तुल्यता या कार्य का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो ऐसी विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम इस प्रकार का सारा अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स। तो ये हमने समझा कि भौतिक विज्ञान क्या है या भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने देखा कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति, प्राकृतिक घटनाओं, ऊर्जा, द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न रूपों, ऊर्जा रूपांतरण, कार्य ऊर्जा की तुल्यता आदि का अध्ययन करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र है वो कहां से कहां तक विस्तृत है।
तो देखिए इसको हम दो मोटे भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। तो भौतिकी का स्थूल क्षेत्र है, उसके स्थूल का मतलब बड़ी, यानी आकार में बड़ा, जैसे हमारी पूरी प्रयोगशाला हो सकती है, हमारे जो पिंड हैं वो हो सकते हैं बड़े पिंड, ग्रह आदि हो सकते हैं, अन्य खगोलीय पिंड हो सकते हैं। तो जो बड़े बड़े निकाय हैं उनका अध्ययन हम भौतिकी के स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। अब आप कहेंगे सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा? तो सूक्ष्म क्षेत्र में हम बहुत छोटे छोटे निकाय, बहुत छोटे, जैसे कि आपका क्या है, परमाणु आप सुनते हैं, अणु हो गया, और जो छोटे छोटे कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नाभिकीय कण हो गए, नाभिकीय घटनाएं हो गई, यानी अति सूक्ष्म जो हैं उनका अध्ययन हम सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तृत है। अत्यंत सूक्ष्म कणों से लेकर अत्यंत बृहद कणों यानी कि पूरे ब्रह्मांड तक जो है हमारा भौतिकी का कार्य क्षेत्र है। तो भौतिक विज्ञान कितना व्यापक विषय है इसे हम इससे समझ सकते हैं। स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत हमारे एक कमरा, एक छोटी सी जगह, कमरा, हमारा गांव, मोहल्ला, देश, पिंड, ग्रह, खगोलीय पिंड और पूरा ब्रह्मांड आता है। ऐसे ही सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत अणु हो गया, अणु के भी बाद उससे छोटा परमाणु हो गया, परमाणु के बाद फिर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक जो है, ये सब नाभिकीय कण हो गए, और नाभिकीय घटनाएं, नाभिकीय अभिक्रियाएं वगैरह जो भी होती हैं, ये सब हमारे सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये था भौतिकी का कार्य क्षेत्र। अब भौतिक विज्ञान जो है ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा कि इसका बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है और एक व्यापक विषय है ये। तो इसकी कुछ प्रमुख छोटी शाखाओं की चर्चा करना यहां पे हम जरूरी समझते हैं। भौतिक विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। तो भौतिक विज्ञान की शाखाएं, जैसे हमने कहा विज्ञान की शाखाएं हुई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि। उसी तरह से जो पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से विज्ञान है कौन सा, हमारा भौतिक विज्ञान, उसकी भी कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे यांत्रिकी। तो यांत्रिकी जो शाखा है, यांत्रिकी के अंतर्गत हम ये कार्य, ऊर्जा और जो यंत्र आदि हैं या इनके रूपांतरण आदि हैं, इनका अध्ययन करते हैं। इसका भी बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। यहां पे मैंने इसको 2-3 बिंदुओं में लिखने की कोशिश की है। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी यांत्रिक प्रोसेस होते हैं, यांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के अंतर्गत आती हैं। भौतिकी की एक शाखा आपकी होती है वैद्युत स्थैतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम स्थिर विद्युत आवेशों और उनके निकायों का अध्ययन करते हैं।
वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा संबंधी अध्ययन। इनको विस्तृत रूप से हम आगे अध्ययन करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम ये समझ लें कि भौतिक विज्ञान की शाखाएं हमने किस आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। जिन चीजों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसी के हिसाब से उसको नाम दे दिया गया है। जैसे आगे इसी बात को मैं बढ़ाऊं तो प्रकाशिकी, इसमें प्रकाश संबंधी घटनाएं, तो प्रकाश और प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसको हमने कह दिया कि वो क्या हो गया, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। इसी में प्रकाशिक यंत्र आदि का अध्ययन भी हम इसी के अंतर्गत करते हैं। ऐसे ही नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, तो जैसे इसके नाम से स्पष्ट है इसमें परमाणु नाभिक, नाभिकीय कण और नाभिकीय विक्रियाओं आदि का अध्ययन किया जाएगा। ऐसे ही वेव्स एंड ऑसिलेशन, दोलन एवं तरंग, ये भी एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम तरंगों आदि का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान को भी अनेक खगोलीय भौतिकी है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। तो ये कुछ मुख्य शाखाएं थी भौतिक विज्ञान की जिनको हमने समझा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र पर हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।